हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट बिजनेस लॉ के बारे में एंड वी आर स्टडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पिछले दो लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो लेक्चर्स आप जाकर के देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, राइट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इन्हें क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है टाइप्स में, राइट। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सिएबिलिटी, राइट। तो सिंपल है, सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है सर? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सभी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्लस दैट इज फुल्ली एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और कह देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड such a contract which has all the essential elements and which is enforceable in the court of law, such a contract is called as a valid contract. उसके बाद आता है void contract. सर ये void contract क्या है? एक ऐसा contract जो valid था when it was made, but on a later date it becomes unenforceable due to impossibility, change in law, यानी it ceases to be enforceable. जब हमने contract किया तब तो ये valid था, लेकिन ऑन अ लेटर डेट इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल, इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल। एग्जाम्पल के लिए, ए अग्रीज टू सेल शुगर टू बी। ए ने कहा मैं आपको इतना शुगर बेचूंगा, राइट। बिफोर डिलीवरी द फैक्ट्री बर्न्स आउट, फैक्ट्री ही जल गई, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज वेरी वेल वैलिड, लेकिन बाद में फैक्ट्री जल गई इसलिए अब डिलीवरी नहीं हो सकती, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इट इज नो मोर वैलिड। यहां पे एक नोट दिया है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ वॉइड अग्रीमेंट। अब वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? हमें पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अग्रीमेंट, और इसमें हम जोड़ते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तो बनता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वॉइड अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट हैं जो फ्रॉम द इंसेप्शन ही वॉइड हैं, so they are not capable of becoming a contract. Void agreement is not a void contract. क्यों? क्योंकि void contract पहले तो valid था, बाद में due to impossibility or any other such reason it becomes void. सही है सर, समझ में आता है। void agreement क्या है? An agreement, अभी तो agreement हुआ है, enforceability का तड़का लगना बाकी है, which is not enforceable in the court of law. From inception it is void ab initio, sir and ma'am. Void from the very beginning. Okay, void from inception. Okay, that is why this agreement is void. अरे नींव ही नहीं है तो मकान कैसे बनेगा? एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इट नेवर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बन ही नहीं सकता, ये तो अग्रीमेंट से ही शुरू कर रहा था और ये वहीं पे वॉइड हो गया, राइट। एग्जाम्पल है अग्रीमेंट विद अ माइनर, अग्रीमेंट with an unlawful object, such agreements are void agreements. Then next type of contract आता है voidable agreement, voidable contract. एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और इसके बीच में जो है दैट इज कॉल्ड एज voidable, that is called as voidable. It lies on the threshold of becoming valid and void. It lies on the threshold of, ये बीच में कहीं पे लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं एक्स ने वाई को फोर्स किया कि तुम मुझे अपनी स्कूटर 50,000 रुपए में दे दो। उस स्कूटर की वैसे मार्केट में वैल्यू 2 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। और ये जब उसने उसको कहा, एक्स ने वाई को कहा, तो वो अपनी बंदूक ले गया और उसने वाई के सिर के ऊपर बंदूक रख करके ऐसा कहा कि तुम अपनी ये स्कूटर जो है
मुझे ही बेचोगे, और कितने में बेचोगे? 50,000 रुपए में। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो कंसेंट है वाई की, दैट इज obtained यूजिंग कोर्जन और फिजिकल प्रेशर. द कंसेंट इज नॉट फ्री. द कंसेंट इज नॉट फ्री सर एंड मैम. और ऐसे केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नीदर वैलिड, इट इज नॉर वॉइड. ये वैलिड भी नहीं है, वॉइड भी नहीं है, तो सर क्या है? इट इज वॉइडेबल. मतलब इट कैन बी वैलिड. अगर वाई कहता है ठीक है तुम मेरी स्कूटर ले जाओ, 50,000 रुपए दे जाओ, कोई बात नहीं, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन वाई कहता है नहीं नहीं, मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड. सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी ईदर वैलिड और वॉइड at the option of one of the parties, and one of the parties is the aggrieved party. is the aggrieved party. यहां पे aggrieved party कौन है सर? aggrieved party यहां पे है हमारे वाई भैया. एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने आपको यही बताया था. स्कूटर बेचने वाला गन पॉइंट पे, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट एक्सेस ऑप्शन. अच्छा, मैंने वाई के ऑप्शन पे बताया था, इसने बोला कि एक्स इज फोर्स टू सेल हिज स्कूटर. मैंने कहा था एक्स इज Y is forced to sell his scooter to X. तो उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं, समझने के लिए हम समझ सकते हैं. सिंपल सी बात है कि यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है. किसके ऑप्शन पे? X. क्योंकि X की कंसेंट कैसे ऑब्टेन की गई है सर? विद फिजिकल फोर्स, गन पॉइंट पे ऑब्टेन की गई है. राइट. एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट द अदर. Usually happens when consent is not free. It is obtained due to coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. आगे पढ़ेंगे. Right. The aggrieved party can choose either to cancel the contract or to uphold it. अगर cancel कर देते हैं तो contract क्या हो जाएगा? Void. और uphold कर लेते हैं तो contract क्या हो जाएगा? Valid. चलिए आगे पढ़ते हैं. इलीगल अग्रीमेंट. सर अग्रीमेंट ही इलीगल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, फॉरबिडन बाय लॉ है. अग्रीमेंट टू डील इन ड्रग्स, क्या ये अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? इलीगल है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. राइट. सो दीज आर void ab initio and any related collateral agreements. आगे हम पढ़ेंगे कोलैटरल अग्रीमेंट्स के बारे में, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. तो एनी अग्रीमेंट दैट इज कोलैटरल टू अ मेन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड. इज ऑलवेज वॉइड. अभी इतना समझ लीजिए कि कोई भी कोलैटरल अग्रीमेंट दैट इज बेस्ड ऑन एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड. एंड क्योंकि ये फॉरबिडन बाय लॉ है, सो द पार्टीज कैन बी punished for entering into an illegal agreement. Right. And illegal agreements are void, but not all void agreements are illegal. देखिए सारे illegal agreement जो है वो void agreements की कैटेगरी में आते हैं. लेकिन सर क्या सारे void agreements illegal होते हैं? आंसर इज नो. आप अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इलीगल बात नहीं है, लेकिन ये वॉइड अग्रीमेंट है. लेकिन ये वॉइड अग्रीमेंट है सर एंड मैम. चलिए आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. सर हमने पढ़ा था अगर अग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिलती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और आप बोल रहे हो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट भी है. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सब्सटेंस में तो वैलिड है but it cannot be enforced in the court of law due to some technical defect. यहां पे क्या हो गया सर? कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. एग्जाम्पल के लिए पार्टीज के साइन वहां पे मैच नहीं हो रहे, प्रॉपर नहीं है, फॉर्ज्ड है. टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टाइम बार्ड डेट हो गई. टाइम बार्ड डेट मतलब आपने किसी को पैसा दिया और 3 साल तक उससे पैसा नहीं लिया. So as per the Limitation Act, such a debt becomes barred by limitation and you are not now legally, you cannot now legally enforce your right to collect the money from that person, sir and ma'am. Okay. उसका मन करे तो वो दे सकता है 3 साल बाद भी पैसा, लेकिन अब आप लीगली बाउंड नहीं हो उससे पैसा निकलवाने के लिए, बिकॉज दैट डेट इज नाउ बार्ड बाय लिमिटेशन, सर एंड मैम. All such contracts are called as unenforceable contracts. Unenforceable contracts. चलिए फॉर्मेशन के बेसिस पे अब हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. देखिए
हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं मतलब या तो बोल के बताते हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, आप बोलते हैं कि आप मुझे ये ब्रेड दे दीजिए. So what you are doing? We are expressing, okay, through words, spoken words, that is orally. A contract can be expressed through words spoken or orally, or it can be expressed in writing. Okay. राइटिंग मतलब आप अग्रीमेंट पूरा ड्राफ्ट करेंगे, पार्टीज का नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, दैट इज अ रिटन अग्रीमेंट. सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, expressed either through words spoken or written. सिंपल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है implied कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्या है? implied कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बना है. फॉर एग्जाम्पल आप बस स्टैंड पे गए, वहां पे खड़े हो गए, बस आई, आप बस में बैठे, इसका मतलब आपको बस की सवारी करनी थी. सो नाउ यू एंटर फॉर्मली इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू योर कंडक्ट. ओके, दैट इज कॉल्ड एज implied contract. Implied terms are inferred from the conduct of the parties or the circumstances. टेसिट कॉन्ट्रैक्ट. टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, जहां पे कुछ बोला नहीं और कॉन्ट्रैक्ट हो गया. आप एटीएम में गए, पैसे निकाल के ले आए, ठीक है, ऑक्शन सेल होती है, हैमर का फॉल होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. इंप्लाइड के अंदर ही आता है टेसिट, ध्यान रखिएगा. देन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉजी वर्ड का मतलब होता है झूठ मूठ का, या लॉ कह रहा है इसलिए मान लिया, लो मान लो. कॉजी जुडिशियल बॉडी. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ एनफोर्सेज इट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट अनफेयर बेनिफिट टू वन पार्टी. टू प्रिवेंट व्हाट? अनफेयर बेनिफिट टू वन पार्टी. फॉर एग्जाम्पल किसी के कुछ गुड्स खो गए और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गए, फाइंडर ऑफ गुड्स. Now this person is into a quasi contract to return those goods as a finder of goods, sir and ma'am. अरे क्या वो मन घर से सोच के निकला था आज मैं किसी के सामान को ढूंढूंगा? नहीं. लेकिन लॉ ने ऐसा प्रोविजन बनाया ताकि वो व्यक्ति उन सामान से अनड्यू प्रिविलेज नहीं ले सके, अनफेयर बेनिफिट नहीं ले सके किसी के खोए हुए सामान से. So he becomes the finder of goods and now he is liable to return those goods to the real owner. Okay, समझ में आता है? Such kind of contracts are called as quasi contract. Obligation of a finder of goods, finder of lost goods to return them to the owner. Okay, quasi contract. ई कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है. आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली बन रहे हैं, ईमेल से, वेबसाइट से, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू. साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, all these are called as e-contracts. चलिए, now the last part, on the basis of performance हम कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आइए समझते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो देयर कैन बी अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. एक को पैसे देने थे, दूसरे को सामान लेना था, उसने पैसे दे दिए, सामान ले लिया, काम खत्म. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. आप मेरे पास पढ़ने आए, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आपने मेरे को पूरी फीस दे दी, काम खत्म, दोनों की तरफ से बात खत्म, पैसा हजम. दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल टू अंडरस्टैंड. वेयर बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. एग्जीक्यूटरी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट. अब ये एग्जीक्यूटरी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आप मेरे पास पढ़ने आए, मैंने कहा मैं आपसे लॉ पढ़ाने की फीस 10,000 रुपए लूंगा. आपसे मैंने कहा कि मैं पूरी फीस 100% एडवांस लेता हूं. आपने मेरे को फीस दे दी, लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं. तो ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे परफॉर्मेंस बाकी है, एक पार्टी की या दोनों पार्टी की कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तो है. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दो तरीके के और कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल. यूनी मतलब वन, यूनी मतलब वन, बाय मतलब टू, बाय मतलब टू. यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है. आपने मेरे को पूरी फीस दे दी, आपकी ऑब्लिगेशन खत्म, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ही नहीं,
यानी मेरी ऑब्लिगेशन पेंडिंग है यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटरी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आता है? एक पार्टी की परफॉर्मेंस कंप्लीट, यूनी मतलब एक की अभी बाकी है, एक ने परफॉर्म कर दिया, दूसरे का बाकी है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इंस्टीट्यूट कई बार, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। राइट, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में से उठा करके देखिए, आरटीबी में उठा करके देखिए, क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करिए उन्हें। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी का बचा हुआ है। मैंने कहा मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, आपने पूछा कितनी फीस लोगे, मैंने कहा 10,000। मैंने कहा पहले 50% फीस जमा कराओ, करा दी। मैंने आपको 20% कोर्स करा दिया। क्या मैं आपसे अभी और फीस मांगता हूं? हाँ। क्या आप चाहते हो बाकी का 80% कोर्स करना? हाँ। तो यहां पे दोनों ही पार्टीज के एंड पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। सो दिस इज अ बायलैटरल यू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल दोनों पार्टी, बाय मतलब दोनों पार्टी, बायलैटरल मतलब दोनों पार्टी, एग्जीक्यूटरी स्टिल समथिंग परफॉर्मेंस इज पेंडिंग। समझ में आता है? यस सर। तो यहां तक थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आता है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस करिए पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के। इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप मेरे से जुड़ जाइए वहां पे, सो दैट यू कैन गेट द नोट्स ऑफ दीज लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।